Well, how's the juniors doing? Well, hey guys, this video is by the Shikhar Rawat and I welcome you all at this amazing and most trusted platform of 1514s. तो अब हमारा लास्ट एग्जाम बचा है, जल्दी से हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे और आ रहे होंगे अपने सेकंड सेमेस्टर की तरफ। तो इस वीडियो में आपको मिल रहा होगा प्रोग्रामिंग इन सी के मस्ट डू टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन विद नोट्स। इसमें आपको काफी अच्छे से सारी यूनिट समझाई भी गई हैं। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा सा रश हो जाता है यूनिट 3 और 4 में, येस, बट काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस कराई जा रही होंगी। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये बताया जा रहा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, साथ में कॉपी पेन लेके आएंगे, साथ साथ लिखेंगे और फिर देखेंगे। आई विल सजेस्ट कि जो नोट्स आपको मिले हैं साइट पे, साइट का लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेंगे, उसमें नोट्स सारे के सारे अपलोडेड हैं। उन नोट्स की फोटो कॉपी या प्रिंट आउट वगैरह करवा लेना और उसे साथ में लेके बैठना, ठीक है। उसी नोट्स पे ओवरराइट करते रहना, जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो उसी नोट्स पे लिखते रहो। तो ये बेस्ट मेथड है पढ़ने का। रादर आप क्या कर सकते हो, नोट्स को खोल लो किसी डिवाइस में और साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स में मार्क करते जाओ अपने डिवाइस पे और कॉपी पेन से लिखते जाओ। हाँ, बट लिख लेना साथ साथ, अगर पिक्चर की तरह देखोगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। नाउ लेट्स कम टू योर नेक्स्ट सरप्राइज दैट इट्स वी हैव कंप्लीटेड 3 मंथ्स ऑन द चैनल और 100 डेज कंप्लीशन पे, दैट इज 90 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो 100 डेज कंप्लीशन में वी विल बी कमिंग विद समथिंग वेरी पावरफुल फॉर यू दैट विल बूस्ट योर स्किल्स इन द फर्स्ट ईयर ओनली, ठीक है। तो साथ में बने रहेंगे, अच्छे से प्यार दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो कैसी लगी। टिल दिन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। एज यू नो वी हैव डन आवर मोनेटाइजेशन टू विद इन 3 मंथ्स, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड यू टू ऑल। तो टिल देन एंजॉय द कंटेंट। मिलते हैं 100 डेज कंप्लीशन पे। Hey guys, let's get started with one short lecture of CGPA Booster series in which we will be covering all units with must-do topics, notes on must-do topics and most repeated questions at the end of the lecture. So, notes साथ में बनाते रहना, इसे प्लीज़ पिक्चर की तरह मत देखना, कॉपी और पेन अपने पास रखना. So, let's get start. So first is programming in C. Programming in C is our subject. Programming in C. Introduction about C. The chapter name. What we offer. Basically what we offer are must do topics, unit wise most repeated questions, best notes material, video lectures, support via YouTube, one-to-one guidance via personalized college groups, vast WhatsApp community, best motivational content for teens, soft skills plus hard skills, upcoming hackathons and events info. So हम इस सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं. So please cooperate with us and let's get start. So our first topic is must do topics of unit 1. Must do topics of unit 1 are, so first one is features of C. This is most important. Features of C. Compilation process, define of compilation process is very important. Algorithm and flowchart, pseudocodes, data types, keywords and identifiers, operators, increment and decrement and bitwise operators, टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशंस. टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशंस, तो इसमें से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ, जैसे मस्ट डू टॉपिक्स है तो ज़रूरी है इनको करना, ठीक है, मस्ट है, मस्ट डू टॉपिक्स है. तो फीचर्स ऑफ सी, कंपाइलेशन प्रोसेस, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड्स. फीचर्स ऑफ सी कंपाइलेशन प्रोसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्यूडो कोड्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशंस. प्रोग्रामिंग इन सी है तो प्रोग्राम आएगा, कोड आएगा, तो बेसिकली इसमें प्रोग्राम ज़्यादा ही आएंगे, पर 2-3 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम भी हम देखेंगे. तो अब हम नोट्स स्टार्ट करेंगे मस्ट डू टॉपिक्स पे, ठीक है, नोट्स ऑन मस्ट डू टॉपिक्स. सो प्रोग्रामिंग इन सी यूनिट 1. फीचर्स ऑफ सी. फीचर्स ऑफ सी में बेसिकली हमारा क्या क्या होता है ये तो आप पढ़ सकते हैं, सिंपल एंड एफिशिएंट वगैरह. इसमें होता है हमारा फास्ट, पोर्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, फंक्शन रिच लाइब्रेरीज एंड एक्सेट्रा, डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा, ठीक है. ये हमारा मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो फीचर्स ऑफ सी सिंपल एंड एफिशिएंट है और फीचर्स ऑफ सी मैंने बताया था मस्ट डू टॉपिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इस पर आपको अंडरलाइन करना है, प्लीज़ इसे लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है पर ये आपको ज़रूर करना है. फीचर्स ऑफ सी.
द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो कंपाइलेशन प्रोसेस हम देखते हैं। कंपाइलेशन प्रोसेस तो बेसिकली यही होता है ह्यूमन कोड को मशीन लैंग्वेज में मतलब चेंज करना। जो हम लिखते हैं वो ह्यूमन कोड है, मशीन लैंग्वेज में हम उसे चेंज कर रहे हैं, यही हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस है, यही हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स कंपाइलेशन प्रोसेस की डेफिनेशन जो मैंने लाइन बोली है, जैसे कि ये ह्यूमन कोड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो कंपाइलेशन प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं कंपाइलेशन प्रोसेस के। तो फर्स्ट स्टेप इज़ प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग, लिंकिंग। सो अब अगर हम इसके आगे बढ़े तो कंपाइलेशन प्रोसेस की ये जो 4 टाइप है ये इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो हम बेसिकली ये हम एक टेबल से ही समझते हैं, प्री प्रोसेसिंग की हम ये जो है इस टेबल से ही हम समझते हैं। ठीक है, जैसे प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग, लिंकिंग, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है। सोर्स कोड इन सी होता है, फिर एक्सपेंडेड सोर्स कोड हम उसे कर देते हैं असेंबली कोड में, फिर लिखते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है और हमारे एग्जीक्यूट हम करते हैं, रन कंपाइल एग्जीक्यूटेबल कोड में होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एल्गोरिथम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पर एल्गोरिथम पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पहले हम एल्गोरिथम की डेफिनेशन को कवर करेंगे। तो जैसे कि एल्गोरिथम लिखा है जो हम स्टेप वाइज बताते हैं, स्टेप वाइज हम इसको इलाबोरेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है एल्गोरिथम। अब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम वाला पॉइंट, एल्गोरिथम इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जैसे कि एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम हमारा होता है अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशंस और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस। ठीक है, और हमने फ्लो चार्ट की बात कर ली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का ही। ठीक है, तो ये हमारा मतलब एल्गोरिथम इसमें इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो मतलब फ्लो चार्ट में। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना आगे। हाँ, ये है, यही है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है ये, मतलब एल्गोरिथम को डिफ़ाइन किया गया फ्लो चार्ट से। एल्गोरिथम नहीं है मतलब, सॉरी, लेकिन यही फ्लो चार्ट से हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। आप देखिए, ये है हमने जो एल्गोरिथम लिखते हैं वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्टार्ट, स्टेप 1 लिखेंगे, डिसीजन लिखेंगे अपना जो हम अप्लाई करना चाह रहे, डिसीजन लिखेंगे हमने, फिर अगर वो येस होगा तो फिर भाई एंड हो जाएगा, अगर नो होगा तो फिर स्टेप 2 होगा, फिर वो भी नो और येस चेक करा जाएगा। ऐसी हमारा फर्दर चलता रहता है। वो तो प्रोग्राम पे मतलब वो तो क्वेश्चन पे बेस होगा, जो क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हम उसको लिखेंगे। स्यूडो कोड, स्यूडो कोड भी इंपॉर्टेंट है। येस, स्यूडो कोड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाई? क्योंकि स्यूडो कोड की तो डिफाइन ही आ जाती है एग्जाम में। मोस्टली स्यूडो कोड की डिफाइन आपको एग्जाम में मिल जाएगी। डिफाइन स्यूडो कोड, व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो कोड, सबका एक ही मतलब है। तो स्यूडो कोड हमारा इंपॉर्टेंट है, स्यूडो कोड की डायरेक्ट डिफाइन आ जाती है, तो स्यूडो कोड इज़ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो स्यूडो कोड की तो डिफाइन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेटा टाइप की। ठीक है, तो डेटा टाइप में बेसिकली डेटा टाइप क्या होते हैं तो वो तो आप पढ़ ही लेंगे डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप में बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके टाइप्स, एंड दे आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, डेराइव्ड डेटा टाइप्स। हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देखिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, डेराइव डेटा टाइप्स है हमारा। ठीक है, यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप्स में। तो डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, डेराइव डेटा टाइप्स, इनकी डेफिनेशन, जैसे कि यूजर डिफाइंड है तो यूजर डिफाइंड है, मतलब हम ही बनाते हैं, यूज़र बनाते हैं इनको। ठीक है, यूज़र इनको डिफाइन करता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये तो भाई सी लैंग्वेज में पहले से है, मतलब इन प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब प्री डिफाइंड है, ये सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन है। डेराइव डेटा टाइप्स इनको हम बनाते हैं। ठीक है, इनको हम प्रिमिटिव से या फिर मतलब हम इनको प्रिमिटिव से बनाते हैं, तो इनको इन डेटा टाइप्स को हम खुद डेराइव करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम डेराइव डेटा टाइप्स। अब आता है डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप्स इन सी हमने बोला अभी, प्राइमरी, डेराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। और प्राइमरी बेसिकली इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड प्राइमरी डेटा टाइप्स बोथ आर सेम। तो प्रिमिटिव में हमारा आता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड एंड एक्सेट्रा। डेराइव्ड में हमारा फंक्शन, एरे, एरे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंटर, रेफरेंस, हम बात करेंगे एरे के बारे में नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट। ठीक है, और हम यूज़र डिफाइंड में आता है क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन,
एनम, एनम टाइप डेफ, एनम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं आगे। सो ये सब है, ये इसमें आपको जैसे शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, इंट, इन सब का आपको बेसिकली क्या याद करना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आप याद करेंगे, इन सब के फॉर्मेट स्पेसिफायर सबके याद करेंगे आप, और साइज़। जैसे शॉर्ट इंट का साइज़ है 2, इंट का साइज़ है 4। अगर हमें 4 बाइट्स का कुछ कोई प्रोग्राम बनाना है, 4 बाइट्स का अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम इंट उसमें यूज़ करेंगे। शॉर्ट अगर हमें 2 बाइट है उसमें लेकिन हमें इंट का ही प्रोग्राम बनाना है तो हम शॉर्ट इंट उसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 इसमें तो 4 है ना, हम इंट पे बना नहीं सकते, और हमें 2 का बनाना है, 2 बाइट का अगर कोई प्रोग्राम बनाना है तो। और हाँ, सबके फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे %HD, %HU, %U, %D, और इंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इंट ही यूज़ करते हैं। ये देखिए, हम इंट यूज़ करते हैं, इंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, %D इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका साइज़ 4 होता है। बेसिकली हम 4 मतलब इंट पे ही बनाते हैं। लॉन्ग इंट, उसका भी रेंज आपको देखनी पड़ेगी, साइज़ देखना पड़ेगा। सेम फॉर अनसाइंड लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट, साइंड कैर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे साइंड कैर, इसका एक साइज़ रहता है, ठीक है, %C से हम इसे करते हैं। अनसाइंड कैर का भी 1 रहता है, %C से करते हैं। क्या फ़र्क है इनमें, इनमें बस इसकी, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो अभी हम पूरी टेबल देख रहे हैं, अगर इसमें जो चेंज आ रहा है, इसमें हम रेंज का ही फ़र्क देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो। जैसे कि साइंड कैर में भी 1 है, अनसाइंड कैर में भी 1 है, %C दोनों में क्या फ़र्क है, रेंज का फ़र्क है, ठीक है। तो साइंड कैर और अनसाइंड कैर, फ्लोट, फ्लोट भी इंपॉर्टेंट है, डबल, डबल इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डबल, सबकी आपको वो पता होनी चाहिए, साइज़ पता होना चाहिए, सबके आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर पता होना चाहिए। फ्लोट को %F से करते हैं, डबल को %LF से करते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर प्रोग्राम, कीवर्ड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आर प्रोग्राम। तो अब हम आगे देखते हैं एक बार, सॉरी ये गलती से प्रोग्राम की भी हमें बात करनी है अभी, तो अभी तो कवर हुआ नहीं है, ये तो बेसिकली मैं डिफ़ाइन आपको बता रही हूँ अभी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स की मैं बात कर रही थी, तो कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो कीवर्ड्स इसमें होता है, कीवर्ड्स की हम बात करेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स में देखिए, कीवर्ड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर प्रोग्राम, दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो कीवर्ड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर प्रोग्राम, दे आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स एंड फंक्शंस, इनका अपना मीनिंग है, हम इनको अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हम इसको यूज़र डिफाइंड नहीं बना सकते, हम यूज़र के लिए ही यूज़ करेंगे बेसिकली, जो हमें प्रोग्राम बनाने पर। इसे यूज़र डिफाइन नहीं करेगा, ये पहले से डिफाइन है सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम इसको एज अ नाम, मतलब एज अ नेम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर इंट है तो इंट हमारा एक कीवर्ड है जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग है हमारा सी में। तो हम जो अभी हमने इंट के बारे में पढ़ा था, रेंज वगैरह उसकी देखी थी, रेंज और साइज़, फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा था। तो अगर मैं इंट की बात कर रही थी तो इंट जो हमारा है वो कीवर्ड है, हम कभी भी इंट को एज अ नाम नहीं दे सकते, एज अ नेम हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें इंट का प्रोग्राम वगैरह बनाना होगा, मतलब इंटीजर्स का अगर प्रोग्राम बनाना है तो आप इंट नंबर्स दे सकते हैं, पर आप इंट कभी भी नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब इंट जो है वो हमारा प्री डिफाइंड है, तो हम उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज़र उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो प्री डिफाइंड है, ठीक है। जहाँ उसका इस्तेमाल होगा वही उसका इस्तेमाल होगा। आइडेंटिफायर्स इज आर नेक्स्ट टॉपिक। आइडेंटिफायर्स so identifiers are the names we choose for a function, variable, list, array और other यूज़र डिफाइंड आइटम, ठीक है। आइडेंटिफायर्स में भी डेफिनेशन पढ़ लेना इसकी। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स, रूल्स क्या क्या है आइडेंटिफायर्स के। तो अगर हम रूल्स की बात करें आइडेंटिफायर के, तो वो है हमारे, जैसे कि आफ्टर असाइनिंग अ नेम टू अ वेरिएबल, फंक्शन, एरे और एनी अदर एंटिटी यू कैन नॉट असाइन द सेम नेम टू अदर एंटिटीज़ इन द सेम स्कोप, ठीक है। अगर हमने किसी को मतलब अगर हमने नाम दे दिया है, तो अगर हमने किसी भी एंटिटी का नाम दे दिया है, वेरिएबल, फंक्शन का, किसी का भी हमने नाम असाइन कर दिया है, तो हम उसी स्कोप में उसको किसी और के नाम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको किसी और के नाम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे सी प्रोग्राम में वो अगर हमने कुछ भी नाम दिया है वो उसको उसी को मतलब कॉल होगा एक तरीके से। तो अब हम इसकी आगे बात करते हैं, एक सेकंड लिख रुकिए। जैसे कि हम लोग इसमें एक ये है, ये इम्पोर्टेंट है,
You can also use an underscore at the beginning. You can also use an underscore at the beginning. ये इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफायर्स का ही अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर्स का ही अभी हम पढ़ रहे हैं. तो अब अगर हम एक सेकेंड अगर हम इसका देखें आइडेंटिफायर्स का, तो अभी हमने ये जो देखा आइडेंटिफायर, जैसे कि ये उसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये उसका एग्जाम्पल है. फिजिक्स वाला आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स. कैसे? नाम सेम है, फिजिक्स वाला नाम सेम है, लेकिन ये दो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स है क्योंकि ये सेम नेम के है. लेकिन जैसे इसमें फिजिक्स वाला हमने मतलब पहला वर्ड फिजिक्स का और वाला का जो है उसमें हमने कैपिटल में लिखा है, ये फिजिक्स वाला का हमने स्मॉल में लिखा है. दोनों मतलब दो पी और एच, पी और डब्ल्यू हमने इसमें स्मॉल में लिखा है. इसमें हमने पी और डब्ल्यू, ये देखिए पी और डब्ल्यू इसमें हमने बस उसमें लिखे हैं कैपिटल में, और ये इसमें हमने स्मॉल में लिखे, इसीलिए ये अलग अलग हो जाते हैं. यही अगर हम फिजिक्स वाला इसको हमने अगर डिफाइन कर दिया, फिजिक्स वाला अगर नाम दे दिया, तो हम फिर से किसी और मतलब के लिए किसी और मतलब किसी उसी प्रोग्राम में किसी और चीज़ के लिए फिजिक्स वाला नाम का यूज़ नहीं कर सकते. फिजिक्स वाला नाम का यूज़ नहीं कर सकते. ये अलग हो गया क्योंकि सिर्फ पी और डब्ल्यू का फ़र्क है आप कहेंगे, लेकिन ये अलग हो गया है. ये एक दो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स बन चुके हैं, ये एक दो डिफरेंट आइडेंटिफायर्स बन चुके हैं. तो हम उसी स्कोप में उसी प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते दो बार. ठीक है, 2 बार 3 बार जितनी बारी आप बोल लीजिए. स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक %, और ये सब हमारे परसेंटाइल का जो साइन है, ऐसे और सारे जो है ये सब हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो है हमारे आर नॉट अलाउड वाइल नेमिंग द आइडेंटिफायर्स. जब हम आइडेंटिफायर्स को नेम करेंगे तो हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, यू कैन नॉट यूज़ ब्लैंक स्पेसेस और कॉमास वाइल नेमिंग एंड आइडेंटिफायर. जब नेम देंगे आइडेंटिफायर का तो ब्लैंक स्पेस और कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है. मतलब हम ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि अभी आप इसमें ही देखिए, इसमें हमने फिजिक्स वाला में स्पेस नहीं छोड़ा है. फिजिक्स और वाला दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन हमने इसमें स्पेस नहीं दिया है. हमें यूज़ करना भी नहीं है, तभी ये आइडेंटिफायर्स, अगर हमने यूज़ कर दिया तो वो आइडेंटिफायर्स नहीं कहलाएंगे. ठीक है, तो ब्लैंक स्पेसेस और कॉमास को हमें इस्तेमाल नहीं करना है आइडेंटिफायर्स में. ठीक है, ऐसे ही आप बाकी भी पढ़ सकते हैं. ऑपरेटर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑपरेटर्स में भी मैंने आपको बताया था बिटवाइज ऑपरेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम पहले ऑपरेटर को डिफाइन कर देते हैं. तो ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज द सिंबल्स दैट हेल्प अस टू परफॉर्म स्पेशल मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशनल और लॉजिकल कंप्यूटेशंस ऑन ऑपरेंड्स. ठीक है, इन अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन ऑपरेटर ऑपरेट्स द ऑपरेंड्स. ऑपरेटर ऑपरेट्स द ऑपरेंड्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स इन सी की. ऑपरेटर को हमने डिफाइन कर लिया. डिफाइन ऑपरेटर भी आता है क्वेश्चन, तो ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बिटवाइज नहीं है, मतलब उसका टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑपरेटर की डिफाइन भी इंपॉर्टेंट है, खुद ऑपरेटर की डिफाइन. ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पर बिटवाइज ऑपरेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पर मस्ट डू टॉपिक में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी था हमारा, तो आपको वो तो करना ही है. बिटवाइज ऑपरेटर की तो बात ही अलग है, वो तो बिल्कुल घोट के पी जाना. वो टॉपिक तो एकदम अच्छे से आना चाहिए आपको, कि किसी ने भी पूछ लिया 10 साल बाद तो भी आपको याद रहे. हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हमारे यूनियरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है और टर्नरी ऑपरेटर है. कौन कौन से? प्लस प्लस माइनस माइनस आर यूनरी ऑपरेटर, प्लस माइनस. ठीक है, डिवाइडेड, ये सब ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे सारे हमारे. और ये एंड और ये सारे हमारे ये सब नाम है. एंड और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बाइनरी ऑपरेटर है, इंपॉर्टेंट है. एंड और, ठीक है, और जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर में हमारा ये है. टर्नरी ऑपरेटर को पहली बात तो हम टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे. टर्नरी ऑपरेटर पे ये देखिए, ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसमें ये इंपॉर्टेंट है. जैसे क्या है, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर की हम बात करेंगे इसमें. तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, सेमी कॉलन है, कोलन है. तो टर्नरी ऑपरेटर हमारे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. हम अगली बात करें तो बिटवाइज ऑपरेटर, मैंने पहले भी बताया था बिटवाइज ऑपरेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो बिटवाइज ऑपरेटर को हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसका एक तो न्यूमेरिक मतलब एक एग्जाम्पल भी देखेंगे. द बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स. द बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स. द ऑपरेटर्स आर फर्स्ट converted to bit level and then the calculation is performed on the operands. ठीक है, पहले ऑपरेटर को हम बिट लेवल में कन्वर्ट करेंगे तभी वो बिटवाइज ऑपरेटर कहलाएगा. फिर हम उसमें फर्दर कैलकुलेशंस अपनी करेंगे ऑपरेंड्स पे. तो अब हम बात करते हैं जैसे कि
इसमें एक बार देख लेते हैं, ये देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के। द बिटवाइज एंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट एज इन सी takes two numbers as operands and does AND on every bit of two numbers. The result of AND is 1 only if both bits are true 1. ठीक है, तो हमारा अगर हम AND की बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर में, अगर हम AND की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर हमारे दो AND में अगर हमारे जो दोनों बिट्स है, अगर दो बिट्स है, दोनों बिट्स अगर हमारी ट्रू होगी तो फिर हमारा रिजल्ट जो आएगा AND का वो ट्रू आएगा। एज अ बिटवाइज ऑपरेटर वो ट्रू आएगा, मतलब 1 आएगा। ट्रू मतलब 1, ठीक है, ये तो पता होगा आपको। ट्रू मतलब 1। सो अगर मैं बात करूँ फॉल्स, तो फॉल्स हमारा 0 होता है, ठीक है। ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट होता है, मतलब अगर आंसर ट्रू है तो वो हमें 1 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, आउटपुट में। और फॉल्स में 0, फॉल्स में 0 आएगा हमारा। अब हम अगली बात करते हैं द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन बाय 1, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम सिर्फ 1 से बढ़ाएंगे, 1 से हम ऐड करेंगे उसको, एक वैल्यू उसकी बढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसमें भी हमारा ये इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। इंक्रीमेंट में 2 टाइप होते हैं, सेम डिक्रीमेंट में भी होते हैं, पर इंक्रीमेंट पे पहले हम बात करते हैं। इंक्रीमेंट में हमारे 2 पॉइंट होते हैं, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स होता है हमारा ये, पोस्ट फिक्स होता है हमारा ये। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका क्या मतलब है। प्रीफिक्स में अगर हमने कोई भी वैल्यू दे दी, अगर हमने कोई भी वैल्यू जैसे वेरिएबल है हमारा ए, हमने उसको वैल्यू दे दी, हमने उसको उसमें हमने जैसे हमारा कोई वेरिएबल है ए, उसमें हमने 10 वैल्यू दे दी, ठीक है। हम प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस प्लस ए होगा। तो इसमें क्या होगा पता है, पहले हमारी एक से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर हम उसे यूज़ करेंगे। ये है मतलब जब हम इसका आउटपुट आएगा तो इसका आउटपुट कैसे आएगा कि पहले हम इसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो 10 का क्या हो जाएगा 11, हमारा इंक्रीमेंट हो गया, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। पोस्ट फिक्स में इसका उल्टा होगा, पोस्ट फिक्स में अगर हम यूज़ करेंगे तो a इज इक्वल टू 10 है हमारा, तो फिर अगर हम a प्लस प्लस कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स में अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा हमारा कि जैसे ये इसका आंसर था, ये इसका आउटपुट था, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें ए हमारा 10 है, ए प्लस प्लस हमने पोस्ट फिक्स यूज़ किया है, तो इसमें हमारा क्या होगा, पहले हम इसको यूज़ कर लेंगे 10 को, पहले हम 10 को यूज़ कर लेंगे, फिर वो 11 में कन्वर्ट होगा। पहले हमें 10 मिलेगा, फिर वो 11 में कन्वर्ट होगा, मतलब उसकी इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में होगा क्या। प्रीफिक्स में हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, फिर वो यूज़ होगी, ठीक है। फिर और पोस्ट फिक्स में हमारा क्या होगा, पहले हम यूज़ करेंगे, फिर उसको इंक्रीमेंट करके यूज़ करेंगे, पहले हम उसको यूज़ करेंगे, फिर उसको हम इंक्रीमेंट करके यूज़ करेंगे, ये हमारा है पोस्ट फिक्स। अब हम आगे देखते हैं, ये प्रोग्राम है और आपको प्रोग्राम करना है, इंक्रीमेंट का प्रोग्राम आपको करना है, क्योंकि इंक्रीमेंट में हमारा इंक्रीमेंट कौन सा यूज़ होगा, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, वो बेस करेगा प्रोग्राम पे, ठीक है। जिस टाइप का आपको प्रोग्राम बनाना है तो इसका प्रोग्राम आपको करना है। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कैसे होता है, यूज़ देन इंक्रीज, इंक्रीज देन यूज़, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो वॉइड इंक्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आगे देखते हैं हम एक बार। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने इंक्रीमेंट की अभी बात की, इंक्रीमेंट में मैंने आपको प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का बता दिया कि कैसे पहले यूज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होगा, या पहले इंक्रीज़ होगा यूज़ होगा, वो तो बेस करेगा प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स पे हमारा। हम बात करेंगे इंक्रीमेंट के प्रोग्राम की, तो फिर ये हमारा इंक्रीमेंट का प्रोग्राम है, ये आपको करना है। जैसे इंक्रीमेंट की थ्योरी भी आती है तो इंक्रीमेंट का प्रोग्राम भी आपको करना है। अब डिक्रीमेंट में भी हमारा पोस्ट और प्री होता है, तो डिक्रीमेंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। बिटवाइज इन सबसे अलग है, बिटवाइज में आपको पहले करा चुकी हूँ। डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी हमारा प्री ऑपरेटर होगा और पोस्ट ऑपरेटर होगा, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, हम उसको भी देखेंगे। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। तो इसमें उसमें 1 से इंक्रीमेंट होती थी वैल्यू, प्लस प्लस ए, माइनस माइनस ए, ठीक है। अब इसमें हम माइनस माइनस ए की बात करेंगे, उसमें 1 से इंक्रीमेंट होती थी हमारी वैल्यू, इसमें हमारी 1 से डिक्रीमेंट होगी। इसमें भी होते हैं प्री और पोस्ट, हम देखते हैं, ठीक है। जैसे एक सेकेंड, हाँ, तो डिक्रीमेंट में थे हम,
ये तो टाइप कन्वर्जन है। हाँ, डिक्रीमेंट का भी प्रोग्राम है। डिक्रीमेंट में भी हमारा सेम होगा, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ लिखा भी है जस्ट लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर द डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन टू वेज। नाम सेम है, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, पर अब ये प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि माइनस माइनस एम है हमारा, तो इसमें क्या होगा, जो भी हम वैल्यू एम को असाइन करेंगे, जो भी हम वैल्यू एम को असाइन करेंगे, पहले वो डिक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू, पहले वो 1 से डिक्रीज हो जाएगी, फिर हम उसे यूज़ करेंगे, ठीक है, और m माइनस माइनस, ठीक है, ये और ये। अभी मैं इसकी बात करूँ तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा, अगर हम m माइनस माइनस करेंगे तो इसमें m हमारा वेरिएबल है, हमने m को कोई भी वैल्यू अगर दी, तो जब हम वो वैल्यू देंगे तो पहले वो वैल्यू एज इट इज़ हमारी यूज़ हो जाएगी, पहले वो यूज़ हो जाएगी, फिर वो डिक्रीमेंट करेगी, यूज़ देन डिक्रीमेंट, पहले वो फर्स्टली इट विल यूज़ देन इट विल डिक्रीमेंट, ठीक है, पहले वो यूज़ होगी फिर डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, क्योंकि हम डिक्रीमेंट की यहाँ पे बात करें, सेम है बिल्कुल इंक्रीमेंट के सेम है। और इसमें भी प्रोग्राम है हमारा, तो हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में भी सेम बात है, जैसे कि प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट टू आई यूज़, पोस्ट फिक्स तो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट टू आई यूज़, उस हिसाब से हमने प्रोग्राम हमारा बनाया है, ठीक है। डिक्रीमेंट का भी आपको प्रोग्राम बनाना है, डिक्रीमेंट का प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ, जहाँ स्टार मार्क है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवाइज ऑपरेटर एक अलग ही है, बिल्कुल उसको तो घोट के पी जाना। टाइप कन्वर्जन की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन, ये सारे मजदू टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, मजदू टॉपिक के नोट्स है ये, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 15-14 में, वो है ये। टाइप कन्वर्जन इन सी इज़ द प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है टाइप कन्वर्जन, तो टाइप कन्वर्जन इन सी इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर, तो यही हमारा होता है टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हमारा होता है टाइप कन्वर्जन। जैसे कि अभी हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन, ये एक बात देख लीजिए, टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड बाय अ कंपाइलर, ठीक है, ये कंपाइलर ही परफॉर्म करता है, इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें सिर्फ हम तो प्रोग्राम लिखेंगे, वो खुद कन्वर्ट होगा, तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे। अब टाइप कन्वर्जन को अगर हम देखें तो टाइप कन्वर्जन में पहले हमारा होगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, फिर दूसरा हमारा होगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, वो भी हम देखेंगे। पहले मैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करती हूँ। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की डिफाइन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इम्प्लिसिट में डिफाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसकी डिफाइन पढ़ लेना। इम्प्लिसिट की एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की जो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की डिफाइन कर लेना, ठीक है। फिर हम ऐसे, जैसे कि इसमें देखिए इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में होता क्या है, बेसिकली ये जो कथा लिखी है इसका मतलब क्या है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब है जैसे कि अनसाइंड इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करना, लॉन्ग को अनसाइंड में, फर्दर लॉन्ग को फ्लोट में, डबल को फिर फ्लोट से डबल में, फिर डबल से लॉन्ग डबल में, ठीक है। कैर को शॉर्ट इंट में, शॉर्ट इंट को इंट में, ऐसे कन्वर्ट करना, यही काम होता है इम्प्लिसिट का, ठीक है। इम्प्लिसिट का यही हमारा काम होता है। दूसरा हमारा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दूसरा क्या है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज आर नेक्स्ट टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं, टाइप कन्वर्जन का दूसरा टाइप है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अब हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ये जो है ना, पूरी कथा तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें आप बस ये देखिए लोअर डेटा टाइप जो होगा हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में, लोअर डेटा टाइप हमारा हाइयर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। नोट कीजिएगा, लोअर डेटा टाइप हमारा हाइयर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है एक्सप्लिसिट में, तो इम्प्लिसिट में इसका उल्टा होगा। इम्प्लिसिट में क्या होगा, इम्प्लिसिट में हाइयर डेटा टाइप हमारा लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा, हाइयर डेटा टाइप हमारा लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा। इम्प्लिसिट इसका उल्टा ही हो जाएगा, ये तो आपको भी पता ही है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट ये सब कथा ही आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बेसिकली यही होता है, लोअर टू हाइयर और इम्प्लिसिट हाइयर टू लोअर, ठीक है। ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है। एक्सप्लिसिट की बात कर रहे थे ना हम, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का सिंटैक्स है, टाइप ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर एक्सप्रेशन, ये उसका प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है उसका, ये आपको आउटपुट भी दिख रहा है उसका, आप रन करके देख लीजिएगा, ये उसका प्रोग्राम है। तो अब हम टाइप कन्वर्जन हमारा हो चुका है। अब बात आती है, हमने पूरे मस्ट डू टॉपिक्स के नोट्स हमने पढ़ लिए, मस्ट डू टॉपिक्स के नोट्स हमने पढ़ लिए। मैंने आपको उसमें बता दिया कंपाइलेशन प्रोसेस को डिफाइन करना, फीचर्स ऑफ सी को डिफाइन करना, स्यूडो कोड को डिफाइन करना, बिटवाइज ऑपरेटर, उसका तो प्रोग्राम भी आता है, एक एग्जांपल भी दिखाया था मैंने आपको। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली डिफाइन करना नहीं आएगा पर आता है, लेकिन आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का तो प्रोग्राम ही देखना होगा, प्रोग्राम ही देखना होगा। हाँ, और ऑपरेटर के डिफाइन मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी का आप तब
तब से वेट कर रहे होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो वही आपको मिलेंगे जो मैंने वहाँ पे बताया था। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यूनिट 1 में, जैसे क्या है 2 to 3 मार्क्स के सी कैरेक्टर सेट है, ठीक है, सी कैरेक्टर सेट है, आइडेंटिफायर है, मैंने आइडेंटिफायर आपको कराया था, कीवर्ड है, टोकन्स, कांस्टेंट, कीवर्ड में ही आते हैं टोकन्स, कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट्स, ये सब डिफाइन है। 2 से 3 मार्क्स है ना, इसका मतलब ये सब डिफाइन है, इसका मतलब ये सब डिफाइन है, ये आपको नोट्स में मिल गए जाएंगे, या आपको ऐसी लाइन्स मिल जाएगी, कमेंट्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर भी हमारा इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, वाइट स्पेसेस, टाइप डेफ इज आर इंपॉर्टेंट, टाइप डेफ हमारा इंपॉर्टेंट है, एन्यूमरेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, टाइप डेफ और एन्यूमरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, टाइप डेफ और एन्यूमरेशन इंपॉर्टेंट आपको लग रहा होगा, सभी कह रही हूँ मैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, बिटवाइज, टाइप डेफ, एन्यूमरेशन, और ये अभी साइज ऑफ ऑपरेटर भी मैंने आपको बताया था, ये सब इंपॉर्टेंट है सही में। टर्नरी ऑपरेटर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, टर्नरी और कंडीशनल, टर्नरी का दूसरा नाम है, टर्नरी का दूसरा नाम कंडीशनल ऑपरेटर है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमा ऑपरेटर, एस्केप सीक्वेंसेस, यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, ये अभी हमने देखा था यूनरी, ठीक है, प्लस प्लस वगैरह वाले थे ना उसमें, वही है ये, ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सब क्वेश्चंस है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड है प्रिंटफ और वर्सेस स्कैनर, ये तो आप सारे प्रोग्राम में करते हैं, तो इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए, इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए, प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटफ, ठीक है, हम इस इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, स्कैनफ उसका आउटपुट हमें चाहिए जब तो हम यूज़ करते हैं, तो मतलब ऐसा होता है कि प्रिंट कर दीजिए, मतलब प्रिंट हम यूज़ करते हैं, प्रिंटफ एंटर योर एंटर एनी नंबर, ऐसे करके रहता है, तो एल वैल्यू वर्सेस आर वैल्यू, इक्वल टू एंड इक्वल टू, ठीक है, वाइल वर्सेस डू वाइल, आइडेंटिफायर वर्सेस वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल तो आपको पता ही है ना, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट जो फिक्स रहता है, जिसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी तो कर दी असाइन, वही रहेगी, वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल नाम है तो हम उसको वेरी कर सकते हैं, इसका मतलब वेरिएबल हम उसको चेंज कर सकते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप वर्सेस एग्जिट कंट्रोल लूप, प्री वर्सेस पोस्ट इंक्रीमेंट आ गया आपका, देख लीजिए, प्री वर्सेस पोस्ट डिक्रीमेंट, ये मैंने आपको बता भी दिया है, गेच वर्सेस गेच, 5 to 10 मार्क्स में आपका आएगा, व्हाट इज सी, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स हिस्ट्री अलॉन्ग विद इट्स फीचर्स, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, नोट्स में है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स, एक्सप्लेन वेरियस डेटा टाइप्स इन डिटेल, एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेटर्स इन डिटेल, एंड व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, व्हाट आर लूप्स, सब मिल जाएगा आपको नोट्स में, सब आपको बस गो थ्रू करना है, नोट्स को पढ़ना है। मैंने आपको बोला था कि कॉपी और पेन लेके बैठना, तो आपने नोट किए होंगे, मुझे जितना होप है, तो नोट करते रहना, प्लीज़ नोट करते रहना, ठीक है। और ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल फॉर्मेट कोड्स, ये मैंने आपको बताया था। परसेंट डी क्या था, अगर आपको याद हो तो मैं बताऊँ परसेंट डी क्या था आपको याद होगा, मुझे पता है, परसेंट डी था इंट, ठीक है, परसेंट एफ क्या था, परसेंट एफ हमारा फ्लोट था, परसेंट डी हमारा इंट, परसेंट एफ हमारा फ्लोट, तो इनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो इसमें आपको रेंज, उसका साइज, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ये सब बताना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके दूसरे टॉपिक की, ठीक है। अब आता है मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ यूनिट 2, मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ यूनिट 2। सो फर्स्ट इज आर डिसीजन स्टेटमेंट जिसमें इफ एल्स एंड नेस्टेड आता है, लूप्स, फॉर वाइल एंड डू वाइल, 1D एरे एंड 2D एरे, स्टोरेज क्लास, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, स्ट्रिंग फंक्शन। हाँ बता रही हूँ, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन मजदू टॉपिक्स है भाई, मजदू टॉपिक्स है तो करने तो है। यूनिट 2 के मजदू टॉपिक्स है। डिसीजन स्टेटमेंट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन स्टेटमेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, इफ़ एल्स एंड नेस्टेड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। लूप्स हमारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मस्ट डू मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही होता है वैसे तो ये तो करना ही है। लूप्स, फॉर, वाइल एंड डू वाइल, 1D एरे एंड 2D एरे, स्टोरेज क्लास, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। इस जैसा टॉपिक तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आ जाता है एक्सप्लेन कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू, और इन पे प्रोग्राम भी आते हैं तो हम वो भी देखेंगे, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू, ये मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी में ही यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे पहला डिसीजन स्टेटमेंट्स। यूनिट 2 में अभी हमने देखा भी था मजदू टॉपिक में, तो मजदू टॉपिक के नोट्स है ये, तो अब हम नोट्स की बात करेंगे। तो पहला था डिसीजन स्टेटमेंट हमारा, तो डिसीजन स्टेटमेंट, द कंडीशनल डिसीजन स्टेटमेंट,
The conditional statements, also known as decision control structures such as if else, switch, etc., are used for decision making purposes in C or C++ programs. ठीक है. They are also known as decision making statements and are used to evaluate one or more conditions and make the decision whether to execute a set of statements or not. ये तो मैं पढ़े जा रही हूँ, आप देखिए क्या है. डिसीजन स्टेटमेंट्स, द कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑल्सो नोन एज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ठीक है, जैसे कि इसमें आता है इफ एल्स, स्विच, एक्सेट्रा. ये सब थ्योरी नहीं है, इनकी सिंटैक्स है, प्रोग्राम है, इसलिए मुझे अभी ऐसे ही बताना पड़ रहा है. ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम और सिंटैक्स देखेंगे यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पजेज इन सी और C++ लैंग्वेज. इनको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, वैसे तो डिसीजन स्टेटमेंट इसका नाम है, कंडीशनल स्टेटमेंट इसका नाम है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एक ही बात है, ये सब एक ही बात है. ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं. तो आ गया इफ़, जिसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे. द इफ़ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. पहली है, सबसे इम्पॉर्टेंट और ईजी है. इट इज़ यूज टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट. ठीक है, अगर हमने, क्या होता है इफ़ में, आप क्या बताते हैं, इफ़ में आपने कंडीशन दे दी, मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू मिलेगा, फॉल्स होगी तो फिर फॉल्स. ठीक है, हम उसमें कंडीशन देंगे इफ़. ठीक है, अभी हम देखते हैं. सिंटैक्स आ गया है, मैं यही इसी का वेट कर रही थी तब से, यही इंपॉर्टेंट है. प्रोग्राम आएगा ना इन पे. सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. तो हम क्या करेंगे, सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट में इफ़, उसके अंदर इफ़ ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू. भाई सीधी सी बात है, इफ़ में अगर हमने कोई भी कंडीशन दी, अगर वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मतलब वो जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इफ़ में, मतलब जो कंडीशन लिखी है इफ़ में, अगर वो ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा. और एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट ट्रू. क्या आउटपुट मिलेगा हमें, ट्रू. ठीक है, 1, ट्रू 1. ठीक है, मैंने बताया था आपको ट्रू 1, फॉल्स को 0. ठीक है, अब हम बात करते हैं. तो यही है, आप एक बार फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट की हम बात कर चुके थे, अगर आपको याद होगा तो. फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या होता है, स्टार्ट करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करेंगे, कंडीशन लिखेंगे, फॉल्स होगा, मतलब कंडीशन लिखेंगे हम, तो अगर हमारा वो ट्रू होगा तो फर्दर प्रोसेस होगा. ठीक है, ट्रू होगा तो फिर इफ़ कंडीशन देखेंगे. ठीक है, यूज़र नेम जो कोड है वो देखेंगे ऐसा. और अगर कंडीशन जो है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ही अगर हमारी फॉल्स हो गई तो हम सीधा यूज़र नेम कोड पे जाएंगे और एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम. ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, मैं एग्जांपल दिखाऊंगी आपको इसका. इफ़ एल्स स्टेटमेंट, भाई मैं सीधा बता रही हूँ. इफ़ एल्स स्टेटमेंट में, ये कथा आप पढ़ लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है. इफ़ एल्स स्टेटमेंट का मैं आपको सिंटैक्स बताती हूँ, पहले इसकी कथा सुन लो. इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, इफ़ हमने कोई भी कंडीशन दी, ठीक है, वो कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर तो भाई हमारा मतलब आंसर मिल जाएगा. लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम एल्स पे जाएंगे. ठीक है, और एल्स वाली कंडीशन ही हम छाप देंगे, एल्स वाली कंडीशन ही हम उसमें प्रिंट करवा देंगे. ठीक है, तो इफ़ हमने, सॉरी एक सेकेंड. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इफ़ कंडीशन लिखेंगे. ठीक है, एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज़ ट्रू. ठीक है, इफ़ में हमने जो कंडीशन दी अगर वो ट्रू है तो फिर हमें इसको ही एग्जीक्यूट करना है, फिर एंड हो जाएगा प्रोग्राम, इस पे जाएंगे ही नहीं. लेकिन अगर नहीं है ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो हम एल्स पे जाएंगे. एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स. ठीक है, अगर ये वाली इफ़ में जो हमने कंडीशन दी है अगर वो ट्रू है तो हम ये वाली कंडीशन, इफ़ वाली कंडीशन में जो हमने स्टेटमेंट दी थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. नहीं तो एल्स वाली, अगर फॉल्स होगी तो एल्स वाली कंडीशन में जो हमारी स्टेटमेंट थी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, इसका भी फ्लो चार्ट देख लीजिए. स्टेट, ठीक है, इफ कंडीशन हमने डाली, अगर फॉल्स होगी तो एल्स बॉडी, मैंने बताया ना, फॉल्स होगी तो एल्स बॉडी को वो प्रिंट करेगी. और इफ कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, अगर इफ कंडीशन में ट्रू होगी, हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम उसमें जो पहली इफ की जो कंडीशन थी, इफ की जो हमने स्टेटमेंट दी थी उसी को हम प्रिंट कर देंगे. ये हमारा इफ एल्स है. इफ का मतलब ही आप जानते हैं, इफ में अगर हमने कोई कंडीशन दी तो वही, और अगर वो ट्रू होगी तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. लेकिन एल्स में अगर, मतलब इफ़ में अगर कंडीशन जो दी है वो ट्रू नहीं है तो वह हम एल्स पे जाएंगे, तो एल्स वाली कंडीशन हमारी प्रिंट हो जाएगी. नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी हम आपको बता देते हैं. नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आर द इफ स्टेटमेंट्स दैट आर इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट. ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, जिसमें हम एक ही इफ़ में दूसरा इफ़ हम डिफाइन करेंगे. इफ़ स्टेटमेंट में ही हम दूसरा इफ़, जब इफ़ इन इफ़ होगा, मतलब इफ़ में इफ़ हमने एक कंडीशन डाली और हम एक और कंडीशन डालेंगे, कंडीशन 2, वो भी इफ़ में ही डालेंगे, वो हमारा होता है नेस्टेड इफ़. इसका सिंटैक्स देख लीजिए. इफ़ कंडीशन 1 एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन 1 इज़ ट्रू. इफ़ कंडीशन 2 एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन 2 इज़ ट्रू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इफ़ में और एल्स में
हमने देखा था ये वैसा नहीं है, बहुत फ़र्क है। तो इफ़ में अगर हमने कंडीशन 1 दी वो ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। इफ़ में जो कंडीशन 2 दी अगर वो कंडीशन 2 ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स था नेस्टेड इफ़ का, जिसमें इफ़ में इफ़ होता है हमारा। अब हम बात करेंगे एक दूसरे एक बार हम एक सेकेंड, हाँ सॉरी फॉर द ब्रेक, एक सेकेंड बस दीजिए आप टॉपिक तो देख ही रहे हैं इसमें। तो देखिए लूप्स की बात करेंगे। लूप्स में लूप जो होता है, लूप की बात करेंगे। लूप में हमारा ये इंपॉर्टेंट है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये तो हर जगह यूज़ होता है। फॉर लूप हमारा, फॉर लूप तो बहुत यूज़ होता है। फॉर लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इनिशियलाइज देन कंडीशन चेक, ठीक है। और फर्स्ट इनिशियलाइज देन कंडीशन चेक, डू वाइल फर्स्ट एग्जीक्यूट द बॉडी एंड देन द कंडीशन चेक इज डन। ऐसे समझना मुश्किल है पर आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ फॉर लूप डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारा फॉर लूप जो है, हमने क्या करा, फॉर में एक इनिशियलाइज एक्सप्रेशन लिखी, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन लिखी, फिर हमने अपडेट एक्सप्रेशन लिखी है जो हमें अपडेट करना है। पहले हमें एक्सप्रेशन लिखी, हमने उस एक्सप्रेशन को टेस्ट कर, जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो लिखा, फिर हमें उस एक्सप्रेशन में अपडेट करना है, ठीक है। तो फॉर लूप का ये सिंटेक्स है। फिर बॉडी आएगी फॉर लूप की, बॉडी आएगी फॉर लूप की, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो हम यूज़ करते हैं ये हमारा होता है कमेंट सेक्शन। ये हमारा क्या होता है, कमेंट सेक्शन होता है। एक सेकेंड, ये हमारा क्या होता है, कमेंट सेक्शन होता है हमारा, ठीक है। मतलब ये हमारा कमेंट होता है, तो ये प्रिंट नहीं होता, ठीक है। जब भी हम ऐसे यूज़ करते हैं तो ये हमारा प्रिंट नहीं हुआ होता। कंपाइलर को पता है कि ये मुझे प्रिंट नहीं करना है, ये सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट होता है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ था ये इसीलिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे लूप में, बात कर रहे थे फॉर लूप की, तो इसका फ्लो चार्ट, स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, स्टार्ट इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिखेंगे जैसे मैंने बताया था। फिर टेस्ट कंडीशन लिखेंगे। टेस्ट कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स होगा तो भाई सीधा एंड, ठीक है। फॉल्स होगा तो भाई सीधा एंड। लेकिन अगर ट्रू होगा तो फिर हमारा क्या होगा, पहले अपडेट होगी वो एक्सप्रेशन, फिर हमने जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखी थी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमने लिखी थी, मतलब ये बॉडी जो लिखी थी हमने, ये बॉडी, ठीक है, ये जो बॉडी लिखी थी ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट इनिशियलाइज एक्सप्रेशन, टेस्ट कंडीशन फॉल्स तो फिर एंड। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो पहले अपडेट होगी एक्सप्रेशन, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट होगी, ठीक है, फिर स्टॉप होगा। तो अब हम वाइल लूप की बात करेंगे। वाइल लूप में क्या होता है, ठीक है। वाइल लूप की अगर हम बात करें, वाइल लूप का हम फ्लो डायग्राम देखते हैं। मतलब इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, ये एक ही साथ था, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, ठीक है। एक सेकेंड, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन साथ में था वाइल, ठीक है, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन और बॉडी ऑफ द वाइल लूप, फिर ये आया आपका, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ वाइल लूप का फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम से इजी रहता है समझना। फ्लो डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट हम बनाते ही क्यों है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक अच्छा लगता है देखने में, मतलब ईजी रहता है, ठीक है। मतलब काफ़ी सुंदर लगता है देखने में मुझे और वैसे भी सुंदर लगता है वो, तो इसीलिए हम फ्लो डायग्राम से देखेंगे इसको। तो इसमें क्या रहेगा, वाइल लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। वाइल लूप हमारा स्टार्ट होगा भाई। वाइल लूप स्टार्ट होने के बाद, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए, हाँ। वाइल लूप स्टार्ट होगा, वाइल लूप स्टार्ट होने के बाद टेस्ट कंडीशन, वाइल लूप स्टार्ट होने के बाद टेस्ट कंडीशन आएगा। टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो भाई फिर से वाइल लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हर जगह है। वाइल लूप स्टार्ट होगा, टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमारा वाइल लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट कंडीशन, एक सेकेंड रुकिए, टेस्ट कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई तो फिर एग्जीक्यूट लूप बॉडी होगा इसमें, ठीक है। इसमें इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन नहीं है हमारा पार्ट, आप देख रहे हैं, ठीक है। अपडेट एक्सप्रेशन भी नहीं। वाइल लूप में क्या होगा, अगर सीधा टेस्ट कंडीशन फॉल्स तो एंड, ठीक है। वाइल लूप में क्या होगा, टेस्ट कंडीशन, ठीक है, ट्रू होगी तो फिर एग्जीक्यूट होगी लूप बॉडी, मतलब जो बॉडी हमने लिखी थी वाइल में वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो अब बात आती है डू वाइल लूप की। इनकी थ्योरी भी थी ऊपर छोटी सी, वो टेबल में थी ना, वही है, तो वो पढ़ लीजिएगा एक बार आप। डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप का सिंटेक्स इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन डू, ठीक है। डू वाइल लूप के सिंटेक्स में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या, एक सेकेंड, तो
तो डू वाइल लूप सिंटेक्स में क्या होगा हमारा कि पहले हम इनिशियलाइजेशन, पहले हम डू करेंगे फिर वाइल। तो इसमें देखिए पहले हम बॉडी ऑफ डू वाइल लूप मतलब इनिशियलाइज करेंगे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में, फिर अपडेट एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। डू वाइल लूप स्टार्ट होगा, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। डू वाइल लूप का भी हम फ्लो डायग्राम देखते हैं, सबसे इजी रहता है। तो डू वाइल लूप स्टार्ट होगा, डू वाइल लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि एग्जीक्यूट हो जाएगी भाई लूप बॉडी। इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, डू वाइल लूप। डू मतलब पहले कर दो, पहले एग्जीक्यूट कर दो, पहले जो हमने लूप मतलब डू वाइल लूप में जो हमने बॉडी लिखी है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो पहले डू वाइल लूप में हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगी बॉडी, फिर उसके बाद हमारा चेक होगी टेस्ट कंडीशन, फॉल्स होगा तो फिर से भाई एंड हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रू होगा तो फिर क्या होगा, फिर से ट्रू होगा तो फिर एग्जीक्यूट होगी लूप बॉडी, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट होगी लूप बॉडी और डू वाइल लूप एंड हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। डू वाइल लूप स्टार्ट हो गया, डू वाइल लूप स्टार्ट होने के बाद पहले डू कर दो, मतलब पहले एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे टेस्ट कंडीशन को, जो कंडीशन होगी अगर वो फॉल्स होगी तो एंड, अगर वो ट्रू होगी तो फिर हमारे एग्जीक्यूट लूप बॉडी होगी, ठीक है। अरे एक सेकेंड यार, एग्जीक्यूट हो गया हमारी लूप बॉडी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार फटाफट से। वन डायमेंशनल एरे, 1D एरे, 2D एरे, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे हमारा क्या होता है, इसमें मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक लाइन थी इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, तो ये देखिए, अ लीनियरली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल डेटा टाइप एलिमेंट्स इज रेफर्ड टू एज अ वन डायमेंशनल 1D एरे। अ 1D एरे आइटम्स आर केप्ट इन अ सिंगल, यही ढूंढ रही थी मैं, सिंगल एंड कॉन्टिन्यूअस, दैट्स व्हाट आई वांट टू सर्च। एक सेकेंड आप रुकिए, इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ। वन डायमेंशनल एरे, तो वन डायमेंशनल एरे में क्या होगा, वन डायमेंशनल एरे आइटम्स आर केप्ट इन अ सिंगल एंड कॉन्टिन्यूअस रीजन इन मेमोरी, ठीक है। तो डिक्लेरेशन इसमें ये भी है, ठीक है। एरेज इनिशियल एलिमेंट ऑलवेज हैज़ एन इंडेक्स 0, ठीक है, एंड इट्स लास्ट एलिमेंट ऑलवेज हैज़ एन इंडेक्स n-1 वेयर n इज द एरे साइज, ठीक है। एरे, एक सेकेंड यहाँ पे करती हूँ मैं एरे। तो एरे में क्या होता है, एरे में जैसे कि आपके पास ये है ब्लॉक्स है काफ़ी सारे बने हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले का इंडेक्स हमारा 0 होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपने साइज़ जो है, साइज़ ऑफ एरे 5 दिया है, अगर आपने साइज़ ऑफ एरे 5 दिया है, अगर आपने साइज़ ऑफ एरे 5 दिया है तो ये इस टाइप में बनेगा, ठीक है, जिसमें 0 से इनिशियलाइज होगा, यही लाइन ऊपर लिखी है, यही लाइन लिखी है, 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है, और n-1 पे ख़त्म होगा। मतलब अगर 5 साइज़ का एरे है हमारा तो 0 to 4 होगा, अगर 7 साइज़ का एरे है हमारा तो 0 to 6 होगा, अगर हमारा 100 साइज़ का एरे है तो हमारा 0 to 99 होगा। 0 से ही हमेशा इनिशियलाइज होगा एरे, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, मतलब सिंटेक्स हो गया ये इसका, ठीक है। तो देखिए, डेटा टाइप एरे नेम, डेटा टाइप एरे नेम, एरे साइज, डेटा टाइप एरे नेम, एरे साइज, आपको एग्जांपल दिखा क्या होगा इसका एग्जांपल, डेटा टाइप इंट, एरे नेम नम, ठीक है। मैं लेट कर रही हूँ ये सब, ठीक है। डेटा टाइप इंट, एरे नेम नम, जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। डेटा टाइप इंट, एरे नेम नम हो गया, और एरे का साइज हमने 5 बताया था ना, यहाँ पे तो हमने 5 ही बता दिया साइज, ठीक है। तो इंट नम और ब्रैकेट में 5, तो ये हमारा डिक्लेरेशन, सॉरी, तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया किसका, 1D एरे का, 1D एरे का ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मतलब क्या होगा, अगर आप देखें तो इसमें ये जो मैंने बनाया इसका बेसिकली मतलब क्या है, अब एक सेकंड में यहाँ पे ये भी भर देती हूँ। हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या मतलब है, एरे ऑफ 0 इंडेक्स में जो एरे है 0 इंडेक्स का, वहाँ पर 1 वैल्यू फिल है। एरे ऑफ 1 एड्रेस, मतलब एरे ऑफ 1 जो हमारा एड्रेस है वहाँ पर 2 वैल्यू हमारी फिल है, ठीक है। ये हमारा मतलब हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे इज़ नथिंग बट अ मैट्रिक्स, 2 डायमेंशनल एरे इज़ नथिंग बट अ मैट्रिक्स, ऐसे होती है ना मैट्रिक्स, कुछ इस टाइप में, ठीक है। तो यही हमारा होता है, मतलब ऐसे नहीं बता सकती ना, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो 2 डायमेंशनल एरे हमारा क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे में हमारे पास मतलब 2 डायमेंशनल एरे हमारा मैट्रिक्स टाइप में होगा, तो ऑफकोर्स वो मैट्रिक्स टाइप में है, तो हमें उसमें क्या करना होगा, वो मैट्रिक्स टाइप में है तो हमें उसमें रो कॉलम मतलब उनका भी साइज़ देना पड़ेगा भाई। तो देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे
डेटा टाइप एरे नेम, इसमें क्या होगा, रो साइज कॉलम साइज। उसमें क्या था, डेटा टाइप एरे नेम और साइज सीधा, ठीक है, क्योंकि एक ही था, लेकिन इसमें क्या है, डेटा टाइप एरे नेम और रो साइज कॉलम साइज। भाई मैट्रिक्स बोला ना मैंने, इसको टू डायमेंशनल एरे को, टू डायमेंशनल एरे को, 2D एरे को मैंने मैट्रिक्स बोला, तो भाई मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं ना, मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा, डेटा टाइप एरे नेम रो साइज कॉलम साइज, ठीक है। इसमें भी रो साइज कॉलम साइज मतलब ऐसे ही रहेगा, पहले रो साइज फिर कॉलम साइज, उसको आप मत कर दीजिएगा वरना उल्टा बन जाएगा आपका, रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो। आप समझ रहे हैं ना, डेटा टाइप एरे नेम और पहले रो साइज आएगा फिर हमारा कॉलम साइज आएगा। अब इसमें हम अगर देखें तो जैसे कि ये इंडेक्स, जैसे कि ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, तो एरे 0 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एरे 0 ऑफ 0, ठीक है, तो ये और ये मतलब 0 ऑफ 0, तो इसको अगर हम करें तो कैसे होगा, एक सेकेंड रुकिए, तो ये हम इंट, अच्छा ये इन्होंने एग्जाम्पल लिया, फॉर इंस्टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस, मैंने तो ये आपको अपने आप से बना के दिखाया, मैं इसी से आपको समझा देती हूँ, फिर अगर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है तो नोट्स में मैंने अगर एग्जाम्पल लिखा है तो मैं आपको इसी से बता देती हूँ, एक सेकेंड रुक लें। तो इसमें क्या होगा हमारा, देखिए, तो अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी यूज टू डिक्लेयर अ 2D इंटीजर एरे विद द डायमेंशन 3 × 3 3 × 3 इंट एरे 3 × 3, ठीक है, एरे ऑफ 0 0 मतलब रो 0 रो कॉलम 0, तो 1 एलिमेंट हमने उसमें दिया है, ठीक है, 0 0 जो हमने करा है वो रो साइज को इंडेक्स, रो साइज का इंडेक्स और कॉलम साइज का इंडेक्स है, एरे ऑफ 1 और 2, और इसमें 3 वैल्यू हमारी असाइन है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, रो 1 है कॉलम 2 है, ये बताना चाह रहे हैं। तो ये जो रो 1 और कॉलम 2 जो हमें बता रहे हैं, ये हमारा जो है इंडेक्स है, ठीक है, और ये जो 3 है ये हमारी वैल्यू है, तब से यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं सी स्टोरेज क्लास, सी स्टोरेज क्लास, तो सी स्टोरेज क्लास में ये तो है, सी स्टोरेज क्लास आपको क्या बताता है, तो सी स्टोरेज क्लास आपको बताता है स्कोप, विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम, ठीक है, एक प्रोग्राम के रन टाइम, एक प्रोग्राम जब हम रन टाइम होता है उसका मतलब रन करते हैं, जब हम उसको रन करवाते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो सी स्टोरेज क्लास हमारा क्या होता है, सी स्टोरेज क्लास हमें स्कोप, विजिबिलिटी और लाइफ टाइम के बारे में बताता है, ठीक है, एक प्रोग्राम की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए सी, एक सेकेंड, स्टोरेज क्लासेस इन सी, स्टोरेज क्लासेस इन सी, स्टोरेज क्लासेस इन सी में हमारे आते हैं ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर, ठीक है, तो इसमें हमें स्कोप याद करना होता है, इनका स्कोप याद करना होता है, ऑटो का विद इन ब्लॉक, एक्सटर्न का ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स, स्टैटिक का विद इन ब्लॉक, रजिस्टर का विद इन ब्लॉक, सबका सेम है, सिर्फ एक्सटर्न का अलग है, ग्लोबल मल्टीपल लाइन्स वाला, ठीक है, ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स वाला, सॉरी। तो फिर हम बात करते हैं इसमें, तो हमें स्टोरेज देखना होता है इनका, इसमें ज़रूरी क्या क्या है मैं आपको बता रही हूँ, स्टोरेज, इनिशियल वैल्यू, लाइफ भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ तो सारे पढ़ तो मतलब सभी लीजिएगा आप, एक बार एक सेकेंड रुकिए, हाँ, स्टोरेज क्लासेस इन सी, तो इसमें ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर आता है, पढ़ना तो आपको स्टोरेज भी है, इनिशियल वैल्यू भी है, स्कोप, लाइफ सबकी है, लेकिन मैं आपको इसमें बता रही थी लाइफ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, लाइफ इंपॉर्टेंट है, स्कोप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्कोप आपको पता होना चाहिए, लाइफ पता होना चाहिए, भाई देखिए देखो ये विद इन ब्लॉक है, तो भाई एंड ऑफ ब्लॉक पे खत्म हो जाएगा ऑटो का काम, ठीक है, सेम अगर ये भी विद इन ब्लॉक है तो टिल एंड ऑफ प्रोग्राम होगा, जैसे ही एंड हो जाएगा प्रोग्राम का, विद इन ब्लॉक है, एंड ऑफ ब्लॉक पे खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है, और ये सब डेटा सेगमेंट, सीपीयू रजिस्टर, जीरो इनिशियल वैल्यू है, स्टैटिक में गार्बेज इनिशियल वैल्यू है, रजिस्टर में, ये सब भी आप देख लीजिएगा एक बार। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, मैंने आपको बताया था कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस एक्सप्लेन भी पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, इन कॉल बाय वैल्यू method of parameter passing the values of actual parameters are copied to the functions formal parameters, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वन इज़ द ओरिजिनल कॉपी एंड अदर इज़ द फंक्शन कॉपी, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू मेथड ऑफ पैरामीटर पासिंग द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपी टू द फंक्शंस फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की, एक सेकंड, कॉल बाय रेफरेंस की हम बात करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस आता है, एक्सप्लेन आता है, इनका प्रोग्राम आता है, तो कॉल बाय रेफरेंस भी हमारा
एक सेकंड, कॉल बाय रेफरेंस भी हमारा इंपॉर्टेंट है. इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ पैरामीटर पासिंग द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज पास टू द फंक्शन एज द फॉर्मल पैरामीटर्स. ठीक है, यहाँ पर एड्रेस हमारा पास होता है. ठीक है, एड्रेस हमारा यहाँ पर पास होता है. इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ पैरामीटर पासिंग द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज पास्ड टू द फंक्शन एज द फॉर्मल पैरामीटर्स. ठीक है, बोथ द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर टू द सेम लोकेशन. ठीक है, सेम लोकेशन पे रेफर करते हैं. इसका प्रोग्राम देख लेना. ये कॉल बाय वैल्यू का हमारा प्रोग्राम है. मैंने बोला था क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. ठीक है, और उनमें डिफरेंस आता है, तो फिर यही, और डिफरेंस के साथ साथ भाई प्रोग्राम भी बोला था मैंने, तो यही है. प्रोग्राम देख लेना. ये कॉल बाय वैल्यू का हमारा प्रोग्राम है. एक बार आप इसका प्रोग्राम देख लीजिएगा. जो डिफाइन लिखी थी उसी को ये पूरा प्रोग्राम के तरीके से आपको समझा रहा है. आउटपुट भी दे रखा है, आप रन करके देख सकते हैं इसको. ठीक है, और अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस. तो स्ट्रिंग फंक्शन हमारा अगला टॉपिक है. स्ट्रिंग फंक्शन में क्या होता है? स्ट्रिंग फंक्शन में हमारी स्ट्रिंग फंक्शन में जो हमारी हेडर फाइल होती है, स्ट्रिंग फंक्शन में जो हमारी हेडर फाइल होती है वो होती है स्ट्रिंग डॉट एच, और इनको ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा जाता है. ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखा जाता है स्ट्रिंग डॉट एच. ये हमारी हेडर फाइल है स्ट्रिंग फंक्शंस. ठीक है, अब हम इसमें पहला होता है स्ट्रिंग लेंथ, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स. मैं आपको सारे बता देती हूँ एक बार. कॉपी स्ट्रिंग्स, सबके नाम. कंपेयर स्ट्रिंग्स, कंपेयर, कॉपी, कॉन्कैटिनेट, और एक था हमारा स्ट्रिंग लेंथ. ठीक है, तो स्ट्रिंग लेंथ में हमारा क्या होगा भाई? लेंथ बताएगा, मतलब लेंथ बताएगा. ठीक है, जैसे कि आपने ये जो वर्ड, जैसे कि आपने ये जो यूज़ किया है, ये जो यूज़ किया है, इसमें एक एक अल्फा, मतलब एक 1 2 3 4 ऐसे करके आपको ये बताएगा, जितने जैसे लेंथ बताएगा आपको. ये जो आपने इतना बड़ा ABCDEF करके जो लिखा है ना, ये जो लिखा है, इसकी आपको लेंथ बताएगा, स्ट्रिंग लेंथ. ठीक है, तो और कॉन्कैटिनेट लेंथ, कॉन्कैटिनेट का मतलब आपको पता है. कॉन्कैटिनेट का मतलब ही होता है एडिशन. ठीक है, कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है एडिशन कंबाइन करना. ठीक है, कॉन्कैटिनेट, तो इसमें भी वही होगा. जैसे कि आपने हेलो और वर्ल्ड दो अलग अलग स्ट्रिंग दी. ठीक है, आपने क्या बोला कि कॉन्कैटिनेट कर दो कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को, तो क्या होगा? आपको हेलो वर्ल्ड साथ में मिल जाएगा. हेलो वर्ल्ड आपको कंबाइन करके मिल जाएगा. दिस इज आर कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स. ठीक है, कॉपी स्ट्रिंग टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर. यू कैन यूज द strcpy फंक्शन. कॉपी स्ट्रिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं. ठीक है, वन स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. जैसे कि स्ट्रिंग 1 हमारी ये है हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 2 हमारी ये है. ठीक है, कॉपी स्ट्रिंग 1 टू स्ट्रिंग 2 अगर हमने किया, मतलब ये हेलो वर्ल्ड को इसमें हमने कॉपी कर दिया. ठीक है, ये जो हेलो वर्ल्ड है स्ट्रिंग 1 में, जो 20 पे जो स्ट्रिंग 1 पे जो है, इसको हमने कॉपी कर दिया कॉपी स्ट्रिंग के द्वारा. कॉपी स्ट्रिंग के हेल्प से, विद द यूज़ ऑफ कॉपी स्ट्रिंग, हमने इसको कॉपी कर दिया स्ट्रिंग 2 में. स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कॉपी कर दिया, मतलब कि हेलो वर्ल्ड को. अब कंपेयर स्ट्रिंग्स की बात करेंगे. कंपेयर स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना. इसमें हम strcmp फंक्शन यूज़ करते हैं. strcmp. ठीक है, cmp मतलब कंपेयर, और str तो स्ट्रिंग. ठीक है, कंपेयर स्ट्रिंग में हम इसमें कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग को. तो जैसे कि स्ट्रिंग 1 हमारी हेलो हमने इसमें दे रखा है, स्ट्रिंग 2 हमारी ये कैर जो दे रखा है ना, ये हमने बताया था आपको, डेटा टाइप है. कैर जो हमें दे रखा है, कैर इंट, ये सब हमारा डेटा टाइप है. ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ सीधा स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 बोल रही हूँ. तो अब ये जो है स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 में हेलो, स्ट्रिंग 2 में हेलो. ठीक है, स्ट्रिंग 3 में हाई. तो फिर क्या होगा? हम कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग, ये हमारा कमेंट सेक्शन है. स्ट्रिंग 1 ये प्रिंट नहीं होगा बिल्कुल भी. ठीक है, तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 ये हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं. और फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 3 को कंपेयर कर रहे हैं. एक बार आप देख लीजिए इसमें क्या मतलब हो रहा है. ठीक है, स्ट्रिंग 1 को जब हम स्ट्रिंग 2 से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि हम हेलो को हेलो से कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें ज़ीरो मिला, रिटर्न 0. जब हम स्ट्रिंग 1 और 3 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न में 5 मिला, रिटर्न में -4 मिला. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट जूनियर्स. ये तो बिल्कुल आपके लिए सोने पे सुहागा वाला मोमेंट है. ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 की हमने अभी बात करी है, यूनिट 1 और यूनिट 2 की. सो नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल द बेस्ट जूनियर्स, ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ के जाना. ठीक है, मैंने जो बताया, आपने कॉपी पेन लिया हो तो बहुत अच्छी बात है. आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा. और मस्ट डू टॉपिक्स और उनके नोट्स भी दे रखे हैं मैंने, तो वो सब पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, और सब आप अच्छे से कीजिएगा. सो ऑल द बेस्ट.
अब हम यूनिट 3 और यूनिट 4 इसमें कवर करेंगे। यूनिट 3 और यूनिट 4 जिसमें हम देखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी। प्रोग्रामिंग इन सी में हम यूनिट 3 और यूनिट 4 करेंगे पॉइंटर्स। यूनिट 3 का नाम है हमारा पॉइंटर्स। यूनिट 3 का हमारा नाम है पॉइंटर्स। सो व्हाट फर्स्ट वन इज मस्ट डू टॉपिक्स। मस्ट डू टॉपिक्स, मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ यूनिट 3 आर पॉइंटर। पॉइंटर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो हमें करना ही है, मस्ट डू है तो करना ही है वैसे भी। पॉइंटर, malloc and kellogg, pointers to functions, dangling pointer and null pointer, argument passing using pointers, ठीक है। पॉइंटर, पॉइंटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पॉइंटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, नाम ही पॉइंटर है इस यूनिट का। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन ये हम देखेंगे। स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा डिफाइन आ जाती है, दोनों के डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू, डिफाइन दीज टू, ऐसा आ जाता है। एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स, एन्यूमरेशंस। एन्यूमरेशंस की डिफाइन की हम बात कर चुके हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 में। तो एन्यूमरेशंस, इसके न्यूमेरिकल भी फिर इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट है। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स, सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस फाइल, फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फाइल मोड्स, बेसिक फाइल ऑपरेशंस, दिस इज सी, बेसिक फाइल ऑपरेशंस, रीड राइट एंड अपेंड, रीड राइट अपेंड, और टेक्स्ट मोड, ठीक है। तो ये हमारे मस्ट डू टॉपिक्स थे। अब हम इनके नोट्स देखेंगे। सो नोट्स ऑन मस्ट डू टॉपिक्स। तो सबसे पहले पॉइंटर्स, पॉइंटर को डिफाइन करना आता है। पॉइंटर को डिफाइन करना आता है। पॉइंटर इज़ द वेरिएबल, पॉइंटर कुछ नहीं है, पॉइंटर एक वेरिएबल है, ठीक है, जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर एक खुद वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा अपने पास, ठीक है। तो द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज रेफर्स टू द वेरिएबल्स दैट होल्ड द एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। पॉइंटर की डेफिनेशन आती है, पॉइंटर को डिफाइन करना आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेलॉक की। तो मेलॉक इज आर मेमोरी एलोकेशन। मेलॉक हमारा मेमोरी एलोकेशन है जिसमें हम मतलब मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते हैं, ठीक है। एलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द स्पेसिफाइड साइज, ठीक है। तो सिंटेक्स ऑफ मेलॉक क्या है हमारा? सिंटेक्स ऑफ मेलॉक है पीटीआर इज इक्वल टू कास्ट टाइप, ये हमारा पॉइंटर मतलब स्टार मेलॉक बाइट साइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीटीआर इज इक्वल टू इंट स्टार मेलॉक 100 स्टार साइज ऑफ इंट। जैसे हमने सिंटेक्स लिखा है उसी पे हमने ये एग्जांपल लिखा है, ठीक है। या आप पढ़ सकते हैं सिंस द साइज वाला जो है, ठीक है, एग्जाम्पल को ही डिफाइन इलेबोरेट करके समझाया आपको। केलॉग हमारा कॉन्टिगुअस एलोकेशन, केलॉग हमारा कॉन्टिगुअस एलोकेशन है, ठीक है, जिसमें हमारा एलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी टू ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। उसमें लार्ज ब्लॉक ऑफ साइज मतलब लार्ज ब्लॉक बनता है हमारा, लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी। यहाँ पर एलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, ठीक है। तो ये मेलॉग जैसा ही होता है पर इस पर कुछ चीज़ें अलग है जो आप ये पढ़ सकते हैं कि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 हम देते हैं, 2 पैरामीटर पास करते हैं मेलॉक के कंपेयर में, ठीक है। मेलॉक के कंपेयर में 2 पैरामीटर पास करते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। सिंटेक्स ऑफ केलॉग इन सी क्या है? पीटीआर इज इक्वल टू कास्ट टाइप्स पॉइंटर मतलब स्टार, ठीक है, केलॉग एन एलिमेंट साइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 है ना, एन और एलिमेंट साइज 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। हमने लिखा था ना पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स, तो इसमें एग्जाम्पल पीटीआर इज इक्वल टू फ्लोट स्टार केलॉग 25 साइज ऑफ फ्लोट, ठीक है। ये हमारा केलॉग मेलॉग की हमने बात कर ली। पॉइंटर्स की बात कर ली। मैं पहले ही बता दूं पॉइंटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट का नाम ही पॉइंटर है, डिफाइन करना आता है पॉइंटर को, मैं पहले भी बता रही हूँ, ठीक है, पहले से बता रही हूँ मैं कि डिफाइन करना आता है पॉइंटर को, ठीक है। तो द नल पॉइंटर जो खाली होता है, एम्प्टी पॉइंटर, ठीक है। नल पॉइंटर तो लिखा भी यही है, द नल पॉइंटर इज द पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी लोकेशन बट नल, ठीक है। किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता लेकिन खाली होता है बट नल, ठीक है, एम्प्टी होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये सारा इसमें पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू C11 स्टैंडर्ड, या इसकी थ्योरी है नल पॉइंटर की, तो ये आप पढ़ सकते हैं। आर्गूमेंट पासिंग यूजिंग पॉइंटर्स, आर्गूमेंट पासिंग यूजिंग पॉइंटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट पासिंग यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पासिंग यूजिंग पॉइंटर, ये इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट पासिंग यूजिंग पॉइंटर्स। तो इसमें क्या होता है ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मतलब पॉइंटर्स के द्वारा, पॉइंटर्स की हेल्प से हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, यही होता है, यही लिखा है इसमें भी,
बस थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन आर्ग्यूमेंट पासिंग यूजिंग पॉइंटर्स आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर और यूनियन की बात करेंगे। स्ट्रक्चर और यूनियन, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर और यूनियन की बात करेंगे। मैंने बताया था स्ट्रक्चर और यूनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चर और यूनियन, इसको तो बिल्कुल नोट कर ही लो, पॉइंटर और स्ट्रक्चर और यूनियन को तो नोट कर ही लो, इन पे तो क्वेश्चंस आते ही हैं, मैक्स क्वेश्चंस आते हैं इन पे, मैक्स, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस इसी में आते हैं आपके, ठीक है। तो इनको तो आपको करना ही करना है। तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हम आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है टू रिकॉर्ड डेटा, ये सब तो थ्योरी है, ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर, ये देखना पड़ेगा। डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर, टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइंस अ न्यू डेटा टाइप विद मोर देन और इक्वल टू वन मेंबर, ठीक है। सिंटेक्स हम देखते हैं इसका, मतलब स्ट्रक्ट कीवर्ड तो हमें यूज़ करना ही है। स्ट्रक्चर नेम देना है अपने आप से, ठीक है। मेंबर डेफिनेशन टू मेंबर डेफिनेशन जितनी देनी है आपको, क्लोज कर दीजिएगा बॉडी, बाद में ये सेमी कॉलन लगाना तो मस्त है, ठीक है। ये आपका है सिंटेक्स स्ट्रक्चर का, जिसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड तो आपको यूज़ करना ही है, स्ट्रक्चर और उस ब्रैकेट में स्ट्रक्चर नेम। अब आती है बात यूनियन इन सी, तो यूनियन की बात करेंगे हम। और जैसा कि मैंने आपको बताया यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, तो भाई यूनियन भी इंपॉर्टेंट है, यूनियन भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन इन सी इज अ स्पेशल डेटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउज स्टोरिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। इसमें भी आप देखिए, इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को डिफाइन करना आता है, स्ट्रक्चर और यूनियन को। डिफाइनिंग अ यूनियन, तो इसमें क्या होता है डिफाइनिंग अ यूनियन में आपका, कि इसमें हम क्या करेंगे, टू डिफाइन अ यूनियन यू मस्ट यूज़ द यूनियन स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यूनियन कीवर्ड को यूज़ करेंगे, यूनियन जो है उस कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे, जैसे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करते थे, ठीक है। तो डिफाइनिंग अ यूनियन भी आप पढ़ लीजिएगा पूरा। अब हम इसका सिंटेक्स देखिए, यूनियन कीवर्ड को यूज़ किया, ब्रैकेट में यूनियन नेम देंगे, मेंबर डेफिनेशन टू मेंबर डेफिनेशन, जितना आपको देना है उतना। स्ट्रक्चर और यूनियन को डिफाइन अलग अलग करना भी आता है। डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूनियन विद एग्जांपल्स, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूनियन विद एनी प्रोग्राम, ठीक है। डिफाइन स्ट्रक्चर एंड यूनियन विद देयर सिंटेक्स, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन भी आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो ये टेबल बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि ये करनी ही करनी है। जब स्ट्रक्चर और यूनियन करना है तो ये टेबल तो करनी है, क्योंकि ये डिफरेंस आता है। ये काफ़ी मैंने बेकार कर दिया, मैं इसको ऐसी एक बार अच्छे से मार्क कर देती हूँ, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर और यूनियन तो आता ही है, स्ट्रक्चर और यूनियन तो आता ही है, तो इनका डिफरेंस भी आपको पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। ये सारे आप इनके डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ होता है, इसमें यूनियन कीवर्ड, ठीक है। और क्या इसमें क्या रहता है, ये उसमें बताया, मतलब डिफाइन किया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर और यूनियन को। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें मेमोरी लोकेशन पे होता था, अभी हमने पढ़ा था ना ऐसा, सेम मेमोरी लोकेशन पे, तो आप पढ़ लीजिएगा। एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज़ आर अनदर टॉपिक, ठीक है। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा। मस्ट डू टॉपिक में है, और उसके नोट्स है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो अब आते हैं प्रोग्राम पे, अभी तक हमने प्रोग्राम नहीं देखा था, अब हम प्रोग्राम की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रोग्राम पे। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर का प्रोग्राम देख रहे हैं। डैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड प्रिंट्स इट, जो 5 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है, तो वो हम देखेंगे। और ये है, आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज हुआ है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर का, जैसे कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा आप, सिंटेक्स से पूरा मैच होता है। आउटपुट दे रखा है, आप इसको खुद रन करके देख सकते हैं। एन्यूमरेशन की हमने बात की थी। एन्यूमरेशन मैंने आपको बताया था यूनिट 1 या यूनिट 2 में, आपको हमने बताया था कि एन्यूमरेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एन्यूमरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट डू टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी करना ही है। एन्यूमरेशन को डिफाइन करना आता है कि डिफाइन एन्यूमरेशन, डिफाइन इनम, ठीक है, उसको इनम भी बोलते हैं। तो एन्यूमरेशन को डिफाइन करना आता है। और क्या होता है, इसका तो प्रोग्राम भी आता है, इसका तो एग्जाम्पल भी आता है, हम एन्यूमरेशन एक बार फास्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो एन्यूमरेशन और एनम इन सी इज़
स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप डिफाइंड बाय द यूज़र, ठीक है, ये यूज़र डिफाइन करता है एन्यूमरेशन को, और ये क्या क्या कॉन्स्टेंट इंटीग्रल्स बाय जो मतलब यूज़र डिफाइन करता है वो सब कंटेन करता है, यही लिखा हुआ है। और एन्यूमरेशन पे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये सब एग्जाम्पल है इनम वीक के, मतलब इनम संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इनम वीक में भरे हुए हैं, मतलब इनम वीक है, ठीक है। इनम हमने कीवर्ड यूज़ किया है, इनम इज़ द कीवर्ड, ठीक है। एन्यूमरेशन का प्रोग्राम बनाना है तो इनम इज़ द कीवर्ड, ठीक है। ये हमारी हेडर फाइल है और इंट मेन, और ये हमने अपना प्रोग्राम आगे फर्दर कंटिन्यू करा, ये उसका आउटपुट है, आउटपुट इज़ ऑल्सो गिवन, ये उसका आउटपुट है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है इनम का जो सूट के नाम पे है ना, सूट है, यस। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका इनम का, जिसमें भी इनम कीवर्ड है, और ये सूट के नाम पे, मतलब ये तो सूट जो है ये तो हमने अपने आप से यूज़र ने डिफ़ाइन किया है अपने आप से, जिस टाइप का उसको प्रोग्राम बनाना था उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका फर्दर ये आपके प्रोग्राम्स है, तो ये प्रोग्राम्स आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्या किस प्रोग्राम में हो रहा है देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया है, फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप हमने आपको बताया था इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो थी, अपडेट एक्सप्रेशन था, उसमें उसका फ्लो डायग्राम भी देखा था, ये एक फॉर लूप का एग्जाम्पल भी हो सकता है इसलिए, ठीक है। तो ये फॉर लूप यहाँ पे यूज़ हो रहा है। फाइल हैंडलिंग इन सी, फाइल हैंडलिंग इन सी, फाइल हैंडलिंग इन सी में हम बात करेंगे। फाइल हैंडलिंग इन सी enables us to create, update, read and delete the files stored on the local file system through our C program, creation of the new file, opening an existing file, reading from the file, writing to the file, deleting the file. File handling in C enables us to create, update, read and delete the files stored on the local file system through our C program, ठीक है। तो अब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के डिफाइन है, पढ़ लीजिएगा। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की डिफाइन है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मजदू टॉपिक है, मजदू टॉपिक के नोट्स है, तो फिर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पढ़ लीजिएगा आप। फाइल मोड्स की बात करेंगे अब हम। फाइल मोड्स, सो फाइल मोड्स में क्या होगा हमारा, फाइल मोड्स में आर, ठीक है, ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग, डब्ल्यू ओपन्स और क्रिएट अ फाइल फॉर रीडिंग, ए ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंड, ठीक है, मतलब आर प्लस ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, डब्ल्यू प्लस ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, और आगे पढ़ लीजिएगा ए प्लस, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फाइल मोड्स है ये सारे, ठीक है। क्या है हमारे फाइल मोड्स में रीडिंग, राइट, अपेंडिंग, राइटिंग, ये सब आता है ना, तो ये वही सब है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा कि अब हम बात करेंगे टेक्स्ट, ये बेसिक फाइल ऑपरेशंस है हमारे, ठीक है, बेसिक फाइल ऑपरेशंस है। तो ये थोड़ा सही से प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब ये सही से नहीं है, पर हम आपको पीडीएफ में सही करके दे देंगे। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल में क्या है हमारा, ये सारे हैं, ए प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस, एफ स्कैन एफ फंक्शन, एफ गेट्स, ठीक है, एफ प्रिंट एफ फंक्शन, एफ पुट्स, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, राइटिंग। टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा टेक्स्ट मोड के बारे में और बाइनरी मोड। टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड को एक डिफरेंशियल, मतलब उनके बीच का डिफरेंस फॉर्म में लिखा हुआ है टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड को, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। मजदू टॉपिक का है, ठीक है, मजदू टॉपिक में था, ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है, 2 और 3 मार्क्स में तुम्हारे अनडेफ, प्रैग्मा, डायरेक्टिव्स, डिफाइन मैक्रो, डिफरेंशिएशन, मैक्रो वर्सेस फंक्शन, ठीक है, ये ऑपरेटर्स, इंक्लूड वर्सेस हैशटैग इंक्लूड वर्सेस हैशटैग इंक्लूड, फाइल वन, स्ट्रक्चर और यूनियन, ये इंपॉर्टेंट, एरे वर्सेस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 to 10 मार्क्स में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री प्रोसेसर, ठीक है, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्स, एक्सप्लेन विद कोड, व्हाट do you mean by union, explain with code, how do we pass structure to a function, briefly explain pointer to structure, briefly explain bit fields, write short note on array within structure, write short note on array with structure, write short note on array of structures, write short note
ऑन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देना। ठीक है, जैसे हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था, इफ के अंदर इफ, वैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होगा, स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर डिफाइन कर देना, वो हमारा हो गया नेस्टेड स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर वन इन स्ट्रक्चर टू, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर, वो हमारा हो जाएगा नेस्टेड स्ट्रक्चर, उसको डिफाइन, उस पर शॉर्ट नोट लिखना। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, शॉर्ट नोट ऑन एरे विद स्ट्रक्चर, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री प्रोसेसर, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये जो 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्री प्रोसेसर, मैक्रो एक्सपेंशन विद एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्रोसेसर, कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्रोसेसर, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बाकी क्वेश्चंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन भी है इसमें, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की बात कर ली, अब बात आएगी, अब हम बात करेंगे यूनिट, अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। ठीक है, अब हम यूनिट 4 की बात करेंगे। यूनिट 4 में हम मस्ट डू टॉपिक्स देखेंगे। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में मस्ट डू टॉपिक्स हम पहले देखेंगे सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसमें stdio.h, stdlib.h, assert.h, math.h, string.h। ठीक है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मस्ट डू टॉपिक्स है यूनिट 4 के। ठीक है, सी लाइब्रेरीज ही इसका नाम है, सी लाइब्रेरीज। ठीक है, यूनिट का, यूनिट 4 का, प्रोग्रामिंग इन सी की यूनिट 4 का। ठीक है, ऑल बेसिक एल्गोरिथम, फाइंडिंग फैक्टोरियल्स, फिबोनाची सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लीनियर एंड बाइनरी सर्चिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज़ ये सब राइट कीजिएगा, प्लीज़ राइट इट। ठीक है, ये सारा आप लिखिएगा प्लीज़। बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, एरे ऑर्डर रिवर्सल, न्यूमेरिकल ऑन रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप मस्ट डू टॉपिक्स यूनिट 4 के देख लीजिएगा, ये सारे मस्ट डू टॉपिक्स है। अब हम इस पर नोट्स देखेंगे, नोट्स ऑन मस्ट डू टॉपिक्स। सो नोट्स ऑन मस्ट डू टॉपिक्स में क्या है, सबसे पहले हमारा है सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स मैक्रोस टाइप डेफिनेशंस एंड फंक्शंस फॉर टास्क सच एज स्ट्रिंग हैंडलिंग, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग। ठीक है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को बेसिकली डिफाइन किया है यहाँ पे, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिफाइन किया है। ठीक है, अब एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें stdio.h, stdlib.h, assert.h, तो उनको भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, उनका मतलब क्या है, stdio.h हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं, #include stdio.h है ना, तो क्या बताता है वो, डिफाइन स्कोर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। ठीक है, stdlib.h इसका मतलब लाइब्रेरी है। ठीक है, तो वो लिखा है assert.h। ठीक है, math.h जो कॉमन math.h जो कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन करता है। ठीक है, मतलब डिफाइन करता है कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस को। string.h जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है, और ऐसी लाइब्रेरी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस जो हमने पढ़े थे, कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, कॉपी स्ट्रिंग, याद आ गया वो सब। ठीक है, कंपेयर स्ट्रिंग, उन सबको डिफाइन करेगा string.h। ठीक है, बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग फैक्टोरियल, सबसे पहला बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग फैक्टोरियल, बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग फैक्टोरियल। तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट प्रोग्राम, आस्क द यूज़र टू एंटर एन इंटीजर टू फाइंड द फैक्टोरियल, और ऐसे ऐसे करके हमारा फर्दर प्रोग्राम चलता जाएगा। ठीक है, बेसिक एल्गोरिथम है ये, बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग फैक्टोरियल, बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग फैक्टोरियल। प्लीज़ इस पे प्रोग्राम आते हैं, देख लीजिएगा। प्रोग्रामिंग इन सी है भाई, प्रोग्राम तो आएगा ही। ठीक है, सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन, सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन मतलब आपको पता है जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब आपको पता होगा जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। ठीक है, फंक्शन कॉल इट्स बाय सेल्फ। ठीक है, जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है उसको बोलते हैं। तो फाइंड करना है फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, ये हमने एल्गोरिथम देख लिया ऑफ फाइंडिंग फैक्टोरियल, तो ये उस पर प्रोग्राम है, मतलब एग्जाम्पल है, तो आप देख लीजिएगा। आउटपुट, बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फिबोनाची सीरीज, बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फिबोनाची सीरीज, बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फिबोनाची सीरीज़ क्या है हमारा, ये आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फिबोनाची सीरीज़, ये सारे पॉइंट पढ़ लीजिएगा। और मैंने बताया बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फिबोनाची सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। बेसिक एल्गोरिथम ऑफ फिबोनाची सीरीज़, फिबोनाची सीरीज़,
फिबोनाकी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। तो इसका एल्गोरिथम एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बना लेना प्लीज़, मस्ट डू टॉपिक लिख लेना, इन नोट्स को बिल्कुल पी जाना एकदम घोट के, ठीक है। कोड है उस पर, किस पे, अरे भाई हमने अभी बात की फिबोनाकी सीरीज़ की, तो फिबोनाकी सीरीज़ पे ये हमारा कोड है। फिबोनाकी सीरीज़ पे मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिथम की। तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम पे हमने डायरेक्ट एल्गोरिथम लिखा है, ये भी वैसे ही लिखा है, प्रोग्राम की फॉर्म में नहीं, नॉर्मल लिखा है 1 2 3 स्टेप, ठीक है। तो ये है, ये आप पढ़ लीजिएगा। लीनियर सर्च एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, बाइनरी और लीनियर सर्च एल्गोरिथम पढ़ लीजिएगा। इसके भी स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसी ही है, ठीक है। 3 4 5 तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3 ऐसे पढ़ लीजिएगा, ये 4 5 6 ऐसे। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का भी आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे पॉइंट है, रन टू लूप्स, नेस्टेड इन वन स्ट्रक्चर, द आउटर लूप विल रन फ्रॉम, ऐसे करके सारे आप एल्गोरिथम बबल सॉर्ट का पढ़ लीजिएगा। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इसका एल्गोरिथम है, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का ये एल्गोरिथम है, ठीक है। जैसे कि ये इसमें देखिए, मैं पढ़ के बता देती हूँ। इट वर्क्स जस्ट लाइक प्लेइंग कार्ड्स, दैट इज पिकिंग वन कार्ड एंड सॉर्टिंग इट विद द कार्ड्स दैट वी हैव इन आवर हैंड ऑलरेडी। विद एवरी आइट्रेशन वन आइटम इज मूव्ड फ्रॉम द अनसॉर्टेड सेक्शन टू द सॉर्टेड सेक्शन। तो ये एग्जाम्पल है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का प्रोग्राम, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का ये प्रोग्राम है छोटा सा, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का भी ये लिखा हुआ है, ये, ठीक है। 1 2 3 4 स्टेप्स में पढ़ लीजिएगा। कौन सा था ये, हमने सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। ये तो आपको मैं ऐसे समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें प्रोग्राम है, प्रोग्राम, और जब आप पहले थ्योरी पढ़ लेना फिर प्रोग्राम देखना, ठीक है। रन करके देखोगे तो और भी अच्छा है, मतलब प्रोग्राम समझने की कोशिश करना, 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। और प्रोग्राम ही आते हैं यूनिट 4 में, सी में प्रोग्राम ही आएंगे मोस्टली, ठीक है। बहुत कम डिफाइन आएगी, लेकिन जितनी आएगी मैंने आपको बता दी। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, डिफाइन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। stdio.h और stdlib.h में क्या डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो वो मैंने छोटी छोटी उसमें एक लाइन बताई थी, वन लाइन सेंटेंस, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं वैसे थ्योरी नहीं है, तो इसलिए मैं प्रोग्राम के थ्रू नहीं बता रही, लेकिन हाँ, जिसके प्रोग्राम दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके प्रोग्राम दिए तो वो प्रोग्राम तो करने ही है, मस्ट डू है, ठीक है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ठीक है। एल्गोरिथम है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। अब हम बात करेंगे ये उस प्रोग्राम ऑन रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग। रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग मैंने बोला था उसमें यूनिट 4 में मस्ट डू टॉपिक में, तो मस्ट डू टॉपिक में था, तो इसमें प्रोग्राम आता है रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग पे, ठीक है। रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग पे प्रोग्राम आता है, तो आप देख लीजिएगा। प्रिंट द रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्जन फंक्शन, फिर से भाई रिकर्जन फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब मतलब रिकर्जन मैंने बता दिया, जब फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, ठीक है। और प्रिंट द रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करके हमने किया है। फॉर लूप होता है ना, वो उसको जो लूप हमने पढ़े थे उसमें फॉर लूप था ना, तो उसको वो होता है, ठीक है। फॉर लूप, एक सेकंड आप देखिएगा, तो ये फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप पे प्रोग्राम है, मतलब रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग फॉर ऑन फॉर लूप पे प्रोग्राम। प्रिंट द रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर्स, ये सब प्रोग्राम है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। रन करके भी देख लेना अगर टाइम मिले तो, और ऐसे तो समझ ही लेना कि प्रोग्राम में कहना क्या चाह रहा है। एंड रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय, ये इंपॉर्टेंट है, वाइल लूप विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन एंड बाय रिकर्जन फंक्शन। अब आपको डाउट आ रहा होगा तो रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग है क्या। रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग जो है उस पर हमें तो मस्ट डू टॉपिक्स और मतलब एग्जाम के हिसाब से बनाना है, तो फिर यूनिट 4 में रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग में बेसिकली प्रोग्राम्स आते हैं, और प्रोग्राम रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग पे भाई थ्योरी से ज़्यादा प्रोग्राम ही आते हैं। तो उसमें क्या आता है, वाइल लूप करके भी हो सकता है, विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, रिकर्जन फंक्शन से भी हो सकता है। और अभी हमने इतने सारे पढ़े, देखो यूजिंग पॉइंटर्स देखा अभी हमने,
रिकर्जन फंक्शन देखा यूजिंग, ठीक है, और फॉर लूप यूजिंग देखा, मतलब फॉर लूप का इस्तेमाल करके हमने बनाया अभी रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग का प्रोग्राम। तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग जो है वो किसी भी तरह से बन सकता है, लूप, कोई भी लूप इस्तेमाल करके। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस 2 to 3 मार्क्स में, 2 to 3 मार्क्स में हेडर फाइल, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस 2 to 3 मार्क्स में। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले हेडर फाइल। तो हेडर फाइल में मैंने stdio.h बताया था ना, वही हेडर फाइल है, ठीक है। और हेडर फाइल सिर्फ stdio.h भी नहीं है, lib.h, std lib.h, assert.h कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हेडर फाइल हम बेसिकली stdio.h को ही वो करते हैं, ठीक है, उस पर ही फोकस करते हैं। फाइल पॉइंटर, EOF, ऑल लाइब्रेरी फंक्शंस, ऑल लाइब्रेरी फंक्शन जितने मैंने बताया उतने तो कर ही लेना है, stdio.h वगैरह वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंसिएशन आता है इन लोगों का, fputc फंक्शन, fgetc फंक्शन, और इन पे टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल, ठीक है, ये हमने यूनिट 3 में भी किया था, ठीक है। टेक्स्ट मोड वर्सेस बाइनरी मोड वही है, ठीक है, तो वही आएगा, वो मैंने डिफरेंस के फॉर्म में ही लिखा है, मतलब पहले टेक्स्ट फाइल के सारे पॉइंट्स है, फिर बाइनरी फाइल के सारे पॉइंट्स है कंटिन्यू में, ठीक है। fputs वर्सेस गेट्स, fgets, ठीक है, fprintf, fscanf, आर्ग्यूमेंट C वर्सेस आर्ग्यूमेंट V। फिर 5 to 10 मार्क्स, सॉरी 5 to 10 मार्क्स में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स इन डिटेल, वाई डू वी नीड फाइल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट ऑपरेशंस पॉसिबल ऑन फाइल्स, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस फाइल ओपनिंग मोड्स, explain the concept of reading and writing using character functions with example, explain the concept of reading and writing। बहुत सारे questions हैं और सब इन्हीं में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। एक तो प्रोग्राम कर लोगे तो वैसे भी तुम्हारा सब हो जाएगा, जब तुम प्रोग्राम कर लोगे ना तो तब तुम्हें पता चलेगा, यू विल गेट टू नो कि कितना अफेक्ट पड़ता है, मतलब कितना ज़्यादा तुम पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा जब तुम करोगे तो प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम कर लोगे तो थ्योरी तुम्हें वैसे ही समझ आएगी, जो प्रोग्राम में करा वही तो थ्योरी में लिखा है, पर प्रोग्राम करके तुम्हें उसका सच में पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसा होता है। थ्योरी में तो सिर्फ मैंने बता दिया, या फिर इसमें जो थ्योरी लिखी है वो सिर्फ तुम्हें बता दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस है, वही सारे हैं, देखिए रीडिंग एंड राइटिंग यूजिंग स्ट्रिंग, तो ये सब तुम्हें, और ये सब तुम भी जानते हो कि अगर ये जो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ तुम्हें थ्योरी की तरह से नहीं लिखना है, अगर तुम इस पर प्रोग्राम लिख दो तो क्या होगा तुम भी जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल स्टेटस फंक्शंस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल पोजीशनिंग फंक्शंस, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ फ्रॉम, stdio.h, stdlib.h, conio.h, ctype.h, math.h, string.h, process.h, ठीक है। तो ये सारे आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चंस भी हमने आपको बताया, 5 to 10 मार्क्स भी बताया, डिफ्रेंसिएशन भी बताया कि किन में डिफरेंस आता है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए, हेडर फाइल वगैरह, ठीक है, सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो इस पे आप फोकस कीजिएगा और इनके क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ जितने भी प्रोग्राम मैंने दिए, जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने आपको इसमें प्रोवाइड किया वो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट में ऑल द बेस्ट जूनियर्स, ठीक है। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट जूनियर, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रोग्राम हैं इसमें, इस पीडीएफ में, यूनिट 3 की पीडीएफ में, यूनिट 4 में प्रोग्राम ही है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो प्रोग्राम पे फोकस कीजिएगा, वरना यूनिट 4 तो नहीं हो पाएगी। तो यूनिट 4 के प्रोग्राम्स, यूनिट 3 में जितने प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम दिए हैं भाई, नोट्स में तो पढ़ने ही है, क्योंकि मजदूर टॉपिक के ही नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितने भी प्रोग्राम है, ठीक है। सो सी या गाइस।